देखो भाई, बात ऐसी है, जेईई मेन 2026 ना बहुत ही नजदीक आ रहा है। ये 7 महीने कैसे गुजर जाएंगे तुझे पता भी नहीं लगेगा। तो सीधा मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। देखो, पहली बात, स्टॉप लिविंग इन थ्योरी, टाइम इज फ्लाइंग। भाई वक्त बीता जा रहा है, समय कब बीत जाएगा, ये कब जेईई में 2026 खट से आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। 7 महीने में हमें 2 साल का सिलेबस करना है, काफी कुछ करना है। लेकिन अगर हम थ्योरी में फंसे रहे तो समझ रहे हो ना, सारा टाइम निकल जाएगा और एंड में ना तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना हम रिवीजन कर पाएंगे, मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए प्लानिंग हमको इस तरीके से करनी है कि भाई रेगुलरली हम जम के प्रैक्टिस कर सके, हम रिवीजन कर सके। अब ये कैसे होगा इसका भी फंडा मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो भाई अगली बात जो तुझे ध्यान रखनी है वो ये है, डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन द थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। यानी हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनने ऑलरेडी 30% 40% सिलेबस अच्छे खासे तरीके से कर रखा है, किसी ने 50% कर रखा है। अब ये बताओ, क्या आपके मार्क्स उससे बढ़ेंगे जेईई मेन में? नहीं बढ़ेंगे ना। यानी ये जो 40% तूने ऑलरेडी कर रखा है, इसको तो बस रिवाइज करना है, इसकी क्वेश्चन की बीच में प्रैक्टिस करनी है, इसको बस मेंटेन रखना है। इसको बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग करके फायदा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, यानी जो हमें ऑलरेडी आ रहा होता है उसी को बार बार देख रहे होते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल अच्छा है, अब जो अच्छा है उसी को बार बार करते रहते हैं, और जो कमजोर है वही कमजोर रह जाता है। भाई अगर वही कमजोर रहेगा तो क्या तेरे मार्क्स बढ़ पाएंगे? यानी अब आता है मेन पॉइंट, भाई यू हैव टू फोकस ऑन द वीक 60%, यानी लगभग 60%, 50%, 70%, जितना भी तेरे को ठीक से नहीं आता है, जो तेरे को आता ही नहीं है या मॉडरेट लेवल पे आता है, भैया तो इस पे फोकस करेगा तभी तेरे मार्क्स आएंगे। अब देखिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यानी मान लीजिए हमारे पास लगभग 100 के आसपास चैप्टर्स है, यानी 100 चैप्टर्स में से अगर हमें लगभग 60 चैप्टर्स ही करने, तो सोच के देख, 60 चैप्टर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 7 महीने में हर महीने को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ चैप्टर्स जो करने होंगे वो काफी कम करने होंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम पूरा सिलेबस पास करने लग गए तो हमारी वाट लगना तय। अब अगली बात तेरे को ध्यान रखनी है, भाई ऐसी कोचिंग को पिक करना है जो तेरे टाइम को रिस्पेक्ट करती है। मैं तेरे को बता रहा हूँ, ज्यादातर कोचिंग चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो ड्रॉपर्स के लिए ठीक से डिजाइन नहीं होती। इसलिए पहले से ही जो भी ड्रॉपर बैच तो कहीं पे भी ज्वाइन करेगा, उस बात का ध्यान रखने की भाई वो तेरे लिए पर्सनलाइज है कि नहीं, यानी इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रख भी पा रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं तो बहुत बार कॉमनली क्या होता है कि भाई प्लानिंग ठीक से होती नहीं और आपका सिलेबस कंप्लीशन ही फेब मार्च तक चलता रहता है। अब सिलेबस कंप्लीशन जब तक चलता रहेगा तो बाद में ना तो रिवीजन होगी ना ही प्रैक्टिस होगी। ज्यादातर ड्रॉपर्स इसी बात में फंस जाते हैं। तो चूज द कोचिंग वेरी केयरफुली। तो यहीं पे अगला पॉइंट जो तेरे को ध्यान रखना है, डू नॉट फॉल इन द टू मेनी क्लासेस ट्रैप। यानी नॉर्मली जो कोचिंग जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो बहुत सारी क्लासेस होती है, 2 साल का सिलेबस कराना भाई कोचिंग में बेचारी क्या करे। लेकिन ऑफलाइन में खास तौर पे पहले 2-3 महीने बहुत ही आराम से प्यार से पुचकारा जाता है ताकि सही बच्चों की जो फीस है ना वो आपके पास आ जाए। अब फी आ जाती है तो उसके बाद फिर क्या, रिफंड के केसेस नहीं आते हैं और उसके बाद पूरी स्पीड से फिर कराया जाता है। तो शुरुआत में बहुत ही स्लो कराया जाता है ताकि सब बच्चे बहुत ही सेटिस्फाइड है। ये मैं आपको अंदर की बात पहले से ही बता रहा हूँ। तो इस कारण बहुत सारी क्लासेस बाद में इतनी ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है शुरू में 3 ही हो लेकिन बाद में 4-4 क्लासेस चल रही है, 5-5 क्लासेस चल रही है। फिर बच्चा मैनेज नहीं कर पाता, ना ही उसमें सेल्फ स्टडी कर पाता और फिर वो प्रेशर के ट्रैप में फंस जाता है। तो भाई प्रेशर कुकर में आपको नहीं फंसना है। ऐसी कोचिंग को, बिल्कुल भी क्रांतिकारी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। और मैं तुझे बता रहा हूँ ज्यादातर कोचिंग्स में ऐसा ही होता है। तो इसलिए अगला सवाल आता है कि सर क्या मैं बिना कोचिंग के कर सकता हूँ? हाँ, तो बिना कोचिंग के कर सकता है। तो ऐसा पर्टिकुलर कोर्स ले सकता है जिससे तेरी सेल्फ स्टडी हो जाए, जिससे तेरा काम हो जाए, तो अपने हिसाब से अडेप्ट कर। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि तेरे को डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि गेम सारा है मॉक टेस्ट में स्कोर करने का। तो अगर तू कोई ऐसा कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता है जिससे तेरा काम चल जाएगा, यानी जो तेरा 60% वीक पोर्शन है उसको तू कर सकता है, बल्कि ड्रॉपर है तो रिकॉर्डेड कोर्स से भी काम कर सकता है। देख, लाइव क्लास के अंदर क्या होता है, लाइव क्लास में बच्चे डाउट पूछते हैं, बहुत सारा समय लगता है। तो तू क्या कर सकता है, अगर रिकॉर्डेड कोर्स को ले ले, उसके साथ साथ अपने हिसाब से सिलेबस का प्लान करके पहले से ही कवर कर ले, उसके साथ साथ लगातार मॉक टेस्ट को, अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, तेरा काम बन जाएगा भाई। यानी मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स को, ज्यादातर ड्रॉपर्स को असल में कोचिंग की नीड है ही नहीं, कुछ सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज की जरूरत है, जिसमें आपको एक लेक्चर्स का बंडल मिलना चाहिए, जिन लेक्चर्स के हिसाब से तुम्हारा काम बन जाए। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, तेरा काम बन जाएगा, उससे तेरा टाइम बचेगा, उनको फास्ट करके भी तू लेक्चर्स को देख सकता है, उन टॉपिक्स को भी तू पहले कवर कर सकता है जो कब हो सकता है कोचिंग में बहुत लेट कराए जाए। लेकिन अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है, वो आता है मॉक टेस्ट का। देखो, 2 तरह के मॉक टेस्ट होते हैं। एक तो होता है चैप्टर वाइज टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अगर तू लगातार चैप्टर वाइज टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेगा, जस्ट इमेजिन तू रोज ही चैप्टर वाइज टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहा है। अब चैप्टर वाइज टेस्ट अगर तू रोज देगा तो तेरी हैबिट बन जाएगी, तो हमेशा एग्जाम मोड में रहेगा। क्योंकि 12th क्लास में तेरी मेन कमी क्या रही है? तेरी मेन कमी रही है भाई प्रैक्टिस की। तो इस ड्रॉप ईयर में तुझे प्रैक्टिस पे ही पूरा ध्यान देना है भाई। तो स्टार्टिंग में रेगुलरली टाइम बाउंड चैप्टर वाइज टेस्ट तो तेरे को देना ही है, उसके बाद जितना जल्दी हो सके मॉक टेस्ट देना शुरू कर। क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स ये सोचते हैं कि एक वक्त आएगा जब मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा और सिलेबस कंप्लीशन के बाद फिर मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा।
भाई वो अच्छे दिन शायद कभी ना आए। तो इसलिए जितना भी सिलेबस तेरा हो जाता है उस सिलेबस का ही तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दी। अगला पॉइंट तुझे ध्यान रखना भैया, PYQs जो है वो गोल्ड है, यानी रेफरेंस बुक्स के और बहुत सारे मटेरियल के जंजाल में मत फंसना। एज अ ड्रॉपर हम कॉमन गलती ये करते हैं कि अब यार हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमें DPP भी करना है, हमें शीट भी करना है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। भाई DPP और क्लास इलस्ट्रेशन तुझे करना ही है, उसके अलावा अगर शीट में यानी मॉड्यूल में और अगर PYQs की बात करें तो PYQs की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर तेरे को समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स, क्लास इलस्ट्रेशंस, उसके बाद DPPs, उसके बाद तेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद भी अगर तेरे पास समय बचता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, तब तुम मॉड्यूल और शीट कर सकता है। देखिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, वो ये है एक्शन किल्स फियर। देखो इस समय बहुत डर लग रहा होता है हमें, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पर माइंड जो होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि माइंड हमारा दोस्त भी बन सकता है, हमारा एनिमी बन सकता है। अगर हम इसको मालिक बना देते हैं ना तो बहुत ही बुरा मालिक होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सर्वेंट होता है। तो अब इसको सर्वेंट बनाने का एक ही तरीका होता है, वो होता है छोटे छोटे एक्शन। याद रखना, हमें लगता है कि मैं आज मोटिवेट हूंगा उसके बाद एक्शन लूंगा, लेकिन इसका रिवर्स होता है। अगर हम छोटे छोटे एक्शन लेते हैं ना, एक्शन छोटे छोटे लेने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और हम खुद से इंस्पायर होकर और भी एक्शन लेते हैं। तो याद रखना, एक्शन से ही तुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। यानी जो शक्ति है ना वो कहां छुपी है, समझ रहा है? वो शक्ति तेरे अंदर ही छुपी है। अगर तू लगातार एक्शन लेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। उसके अलावा 12वीं क्लास में जो गलतियां तुझसे हुई है, फॉर एग्जांपल तूने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, डिस्ट्रैक्टेड रहा है, फोन में रील्स देखता रहा है, जो भी पाप तूने पहले करे भाई, अभी भी अगर करेगा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन कर। एक ब्रह्म रूटीन में तुझे बता देता हूं, उसको जरूर फॉलो कर। जितना हो सके तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई। सुबह हो सके ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठ जा, यानी 4 बजे उठ जा या 5 बजे तक तो उठ ही जा। अब उठने के बाद पहला 1 घंटा तू है ना खुद से कनेक्ट कर, और बॉडी में एनर्जी का संचार हो जाना चाहिए, माइंड तेरा शांत हो जाना चाहिए, फोकस्ड हो जाना चाहिए। इस समय तू मेडिटेट कर सकता है, उसके अलावा एक्सरसाइज कर, उसके अलावा फ्रेशन अप हो जाए, यानी पहले 1 घंटा पूरा चार्ज हो जा सारे दिन के लिए। उसके अलावा सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस समय तू दिन का मैक्सिमम काम कंप्लीट कर ले। अब 6 से 2 बजे तक जब तूने मैक्सिमम काम कंप्लीट कर लिया, यानी इस समय तू थ्योरी कंसेप्ट को कवर करने में इसमें समय लगा सकता है, इलस्ट्रेशंस कर सकता है, बेसिक्स को इंप्रूव कर सकता है। अब थोड़ा ब्रेक लेने के बाद शाम के समय में मेनली तेरा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस पे। जम के प्रैक्टिस कर, लगभग 4, 5, 6 घंटे की प्रैक्टिस कर। अब शाम को तो आराम से 10 बजे के आसपास सो जाइए। इसके अलावा नाम जप बहुत ही पावरफुल होता है। जब भी एंजाइटी फील करता है तो नाम जप कर सकता है, या हरे कृष्णा महामंत्र बहुत पावरफुल होता है, वो बैकग्राउंड में रन कर सकता है। हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर तेरे को डिस्ट्रैक्शन फील होती है ना कि सर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो एक मैं मास्टर रिसोर्स बता रहा हूं, उसको तू यूज करना, तेरे में सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। तू ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा, तू कुछ भी कर सकता है भाई। तू भगवान का अंश है, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पे तुझे स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद। जब ये तू सर्च करेगा ना यूट्यूब पे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ये बैकग्राउंड में तू रन करना, ये इतना पावरफुल है कि तेरे माइंड को शांत करेगा। जब भी तू एंजाइटी फील कर रहा है, हमेशा बैकग्राउंड में इस मंत्रा को, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसको रन कर सकता है। ये तुझे शक्ति देगा। लेकिन अगेन मैं तुझे बोलूंगा कि सबसे बड़ी शक्ति तुझे मिलने वाली है वो है खुद से। जब तू छोटे छोटे एक्शंस लेगा ना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेगा, उसी से तुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो भाई मैं सभी को बोलना चाहता हूं, ये साल तेरा है, तू बेस्ट करके दिखाएगा। मैं तेरे साथ हूं, हमारी पूरी टीम तेरे साथ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। सभी को राधे राधे।